तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे लोड फ्लो एनालिसिस का एक मेथड गॉस सीडल मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस निकालने के लिए मेथड होता है। होता क्या है कि जब हमारे पास सेट ऑफ साइमल्टेनियस नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, मतलब हमारे पास काफ़ी सारी इक्वेशंस होती हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर होती हैं, तो उनको हम लोग यूजुअल मेथड से, मतलब अपना एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमको कुछ स्पेशल मेथड्स अप्लाई करना पड़ता है, जैसे इटरेटिव मेथड्स वगैरह। ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेकर के अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं कि मान लो हमारे पास 5 वेरिएबल हैं और उसको सॉल्व करने के लिए 5 इक्वेशन है। मान लो ये इक्वेशन जो हैं वो लीनियर टाइप की होंगी, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, हम उनको बड़ा ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे, जैसे अपन वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड करके भी सॉल्व करते हैं, या कोई भी दूसरा एनालिटिकल मेथड यूज़ कर लेंगे। और अपन यदि नॉन लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं तो बड़े इजीली अपन 5 हों उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि ये इक्वेशंस नॉन लीनियर हैं, जो कि जनरली हमारे पावर सिस्टम में आती हैं, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेशल टेक्निक, इटरेटिव टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब इटरेटिव टेक्निक्स क्या होता है। इटरेटिव टेक्निक्स में हम जानते हैं कि इटरेटिव टेक्निक्स में हमको प्रोग्रेसिवली कंप्यूट करना पड़ता है, मतलब कंटिन्यूसली वन बाय वन जो है हम लोग उसको कंप्यूट करते हैं, ताकि पहले जो रिजल्ट आया है उससे अगले इटरेशन में कुछ ज़्यादा क्लोज रिजल्ट आए, उससे अगले इटरेशन में थोड़ा और क्लोज रिजल्ट आए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपन लोग प्रोग्रेसिवली कंप्यूट करते हैं मोर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द अननोन, मतलब जो भी अननोन वैल्यू होती है हमारी, उनकी मोर एक्यूरेट वैल्यू अपन अननोन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोगों ने कुछ अंदाज लगाया, कुछ अज्यूम किया, कुछ सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद हम एक इटरेशन करते हैं तो अपन थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं, और जो हमारी वैल्यूज जो हमने अज्यूम की थी वो उसकी वैल्यू चेंज होकर के कुछ करेक्ट वैल्यू के करीब पहुंच जाती है। फिर उसके बाद अगले इटरेशन में हम लोगों की वैल्यू और करेक्ट तक पहुंचती है, और इस तरह से जो एक्यूरेसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। और जब हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो हमारे डिज़ायर्ड लेवल के बराबर जब पहुंच जाती है, तब हम लोग अपने इटरेशंस कंप्लीट करते हैं, मतलब हमारा जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है वो ख़त्म हो जाता है, और वहीं पर अपन लोग अपनी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो एक्यूरेट एस्टिमेट है अननोन, जब तक कि हमारा रिजल्ट जो है वो डिज़ायर्ड एक्यूरेसी में फाउंड नहीं हो जाता। तो इसका मतलब क्या है कि हमको डिज़ायर्ड एक्यूरेसी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारी इटरेटिव मेथड का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ सिंपल सा। सपोज कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास 5 अननोन है, जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं, और 5 हमारे पास इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग जो इक्वेशंस हैं उनको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से उसको अरेंज करते हैं, और मैनिपुलेशन करने के बाद हम लोग उन इक्वेशंस को कैसा लिख सकते हैं। मान लो हम लोग मैनिपुलेशन के बाद उन इक्वेशंस को ऐसा लिख पाएँ कि x1 जो है वो फंक्शन 1 है, किसका किसका, x1 x2 x3 x4 x5। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि हम निकाल भी x1 की वैल्यू रहे हैं और वो खुद फंक्शन भी x1 का ही है। ये सबसे खास बात होती है नॉन लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, तो हम x1 जो है वो f1 है और डिपेंड कर रहा है इन पाँचों वेरिएबल पे, क्योंकि हमारे पास 5 वेरिएबल हैं। x2 है वो f2 फंक्शन है, वो भी इन पाँचों पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली जो x3 है वो f3 है और वो डिपेंड कर रहा है x1 x2 x3 x4 और x5 पे, और सिमिलरली x4 सिमिलरली x5। ये हमारे जो इक्वेशंस जो हैं आफ्टर मैनिपुलेशन ये हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने को इटरेटिव मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो स्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं, या हमको कहीं से पहले से यदि पता होती हैं, जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा नॉलेजेबल पर्सन है जो उस फील्ड का नॉलेज रखता है, और वो इन इक्वेशंस को देख करके हमको एक अंदाज लगा करके बताए कि अप्रॉक्सीमेट इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो या तो उस मेथड से, और यदि कोई नहीं मिलता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं अपने मन से कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ क्या हैं, मान लो वो वैल्यूज़ x1 x2 x3 x4 x5 की यहाँ पर हमने लिख दिया 0 0 0। ये 0 शो कर रहा है कि हमारे मेथड को शुरू करने से पहले हमने जो अज्यूम किया है। सो दीज आर सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हमको किसी ने बताया नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी अज्यूम्ड वैल्यूज़। फर्स्ट इटरेशन में हमारा जो सॉल्व होता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो अप्रॉक्सीमेशन है हमारा फर्स्ट, तो वही जो फंक्शन जो हमको जो इक्वेशन दी थी शुरू में, ये जो इक्वेशंस दी थी, इन्हीं इक्वेशंस में हम ये जो वैल्यू हमने अज्यूम की है वो रखते हैं, और इस x1 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो वो फंक्शन है हमारा, उस फंक्शन में हमने x1 x2 x3 x4 x5 की जगह क्या रख दिया, ये वैल्यू जो हमने अज्यूम
की थी, ठीक है। वो हमने अज्यूम्ड वैल्यू को रखा और उन अज्यूम्ड वैल्यू को रखने के बाद जो हमको वैल्यू x1 की मिली वो क्या है, x1। ये 1 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की, ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। सिमिलरली हम x2 निकालेंगे तो उसका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा, फिर हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे दूसरे फंक्शन में। सिमिलरली जब हम तीसरा निकालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा x3 डैश, और ये क्या होगा, f3 कहाँ से निकलेगा, ये देखो हमारा शुरू में जो फंक्शन दिया था x3 इज इक्वल टू ये, तो वही वैल्यू है, वही सेम चीज़ को हम कर रहे हैं f3 ऑफ x1 x2 x3 x4 x5, लेकिन कौन सी वैल्यू, ये जो हमने अज्यूम की थी, यहाँ पर हमने अज्यूम की थी जो अप्रॉक्सीमेशन लिया था, तो ये हमारे वो सारी वैल्यूज़ रख दी। और सिमिलरली हम f4 के लिए निकाल लेंगे सेम मेथड में। सिमिलरली हमने f5 के लिए भी, x5 के लिए हमने f5 में रख के वैल्यूज़ निकाली। अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ मिली हैं, अब हमको मिल गई हैं ये सारी वैल्यूज़, न्यू वैल्यूज़, ठीक है। दीज आर न्यू वैल्यूज़ मिली हैं हमको, क्या क्या, x1 1, x2 1, x3 1, x4 1, ये x4 1 और x5 1। ये 1 क्या शो करता है, जो ऊपर में लिखा गया है, ये ऊपर वाला 1 शो करता है कि ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के बाद हमको वैल्यूज़ मिली हैं। मान लो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के बाद जो हमको नई वैल्यूज़ मिली हैं ये वेरी क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब हमारे लिए सफिशिएंटली एक्यूरेट हैं, तो हम इस प्रोसेस को यहीं पे बंद कर देंगे और ये हमारे हो जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। लेकिन यदि हमको अभी सफिशिएंटली एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं मिली हैं, हम अभी भी अपने डिज़ायर्ड एक्यूरेसी से दूर हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। जब हम सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे तो क्या होगा, तब क्या होगा, हमको जब x1 x2 x3 x4 और x5 की फिर से वैल्यूज़ निकालेंगे वही वाले फॉर्मूले को यूज़ करके जो शुरू में दिया था क्वेश्चन में, और हम अब लिखेंगे यहाँ पर x1 2, ये 2 क्या शो कर रहा है, ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ये वाला 2 शो करता है सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन को। हमारा फंक्शन वही था, x1 निकालने का फंक्शन f1 था, x1 x2 x3 x4 x5 लिखा। लेकिन अब की बार हमने जो अज्यूम किया था वो वैल्यू नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर जो हमको न्यू वैल्यूज़ मिली थी वो वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। x1 1, x2 1, x3 1, x4 1, x5 1। सिमिलरली जब हम x2 का सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो f2 फंक्शन में वही x1 x2 x3 x4 x5 की फर्स्ट इटरेशन से प्राप्त जो भी हमको वैल्यू अचीव हुई थी वो लिखेंगे। सिमिलरली जब मैं x3 2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, f3 x1 x2 x3 x4 x5 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से जो वैल्यूज़ मुझे अचीव हुई थी वो लिखूंगा। सिमिलरली f4 के लिए होगा और सिमिलरली f5 के लिए भी मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और ये प्रोसेस जो है तब तक चलती रहेगी जब तक हमको सफिशिएंट एक्यूरेट वैल्यूज़ ना मिल जाएं, ठीक है। जब हमको सफिशिएंट एक्यूरेट वैल्यूज़ मिल जाएंगी, मतलब हमारी ये जो न्यू वैल्यूज़ आई हैं, ये जो न्यू वैल्यूज़ आई हैं अब कौन कौन सी, x1 2, x2 2, x3 2, x4 2, x5 2, ये वैल्यूज़ यदि हमारी सफिशिएंट एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं तो हम स्टॉप कर देंगे। नहीं तो फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हमको निकालना पड़ेगा x1 थर्ड इटरेशन के बाद, मतलब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, x2 को थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है एंड सो ऑन, x5 को थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के बाद हमको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा यही सेम मेथड से, ठीक है। तब तक करते रहेंगे जब तक हमको सफिशिएंट एक्यूरेट वैल्यूज़ ना मिल जाएं, ठीक है। ये था हमारा कौन सा मेथड, इसको बोलते हैं अपन गॉस मेथड, ठीक है। गॉस सीडल में क्या होता है, गॉस सीडल में थोड़ा सा बस अंतर आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। गॉस सीडल में क्या होगा अब अपन देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, सबसे ज़रूरी बात यह थी कि जब हम लोगों ने ये वैल्यूज़ अज्यूम की थी, उन वैल्यूज़ को सब में अपन ने पुट किया था, सारे के सारे, ये देखिए सारे फंक्शंस में पुट किया था, ठीक है। फिर हमको ये नई वैल्यूज़ मिली, इन नई वैल्यूज़ को हमने फिर से इन पांचों फंक्शन में पुट किया था। वैसे सिमिलरली जब हम थर्ड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ अपन लिखेंगे तो ये वाली सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे, ठीक है। ये था गॉस मेथड। ये मेथड में थोड़ा सा कन्वर्जेंस जो होता है वो स्लो होता है, मतलब हम मोर एक्यूरेट वैल्यू के पास देर से पहुँचते हैं, हमको ज़्यादा इटरेशंस, ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन करने पड़ते हैं, तो हमारा जो लेंथ है वो प्रॉब्लम की लेंथ बढ़ जाती है। मान लो अब अपन गॉस सीडल मेथड करते हैं, ठीक है। सीडल में थोड़ा सा हमको फास्ट हो जाता है। कैसे फास्ट होता है, मान लो अब मैं यहाँ 2 इटरेशन तो मैंने कर ली, अब मैं थर्ड इटरेशन पे पहुँचता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैं थर्ड इटरेशन पे पहुँचता हूँ तो मैं x1 3 निकालूंगा, ठीक है। और होता क्या था देखो, जैसे ही मैं फर्स्ट इटरेशन करता था, है ना, x1 निकालता था तो 0 0 0, जब मैं x2 1 निकालता था तो भी मैं x1 x2 x3 x4 की वैल्यू 0 रखता था गॉस मेथड में। आप याद रखिए ये गॉस मेथड में होता था। अब गॉस सीडल मेथड में क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रख रहा हूँ तो देखिए x1 की वैल्यू तो मेरे को यहाँ से मिल चुकी है,
एक न्यू वैल्यू मिल गई है। ये वाली जो वैल्यू हमने अज्यूम की थी ये तो पुरानी थी। न्यू वैल्यू क्या है x1 की, ये फर्स्ट स्टेप में हमको मिल गई है। तो मुझे यहाँ पर पुरानी वैल्यू क्यों रखना है, मैं यहाँ पर नई वैल्यू रख दूंगा और बाकी सारी, क्योंकि x2 की वैल्यू नहीं मिली है इसलिए बाकी सारी वैल्यूज पुरानी। सिमिलरली जब मैं x3 डैश, जब x3 1 निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे को x1 की तो पहले से एक वैल्यू मिल चुकी है तो मैं यहाँ पर रखूँगा x1। x2 की भी मुझे देखिए यहाँ पर नई वैल्यूज मिल चुकी है तो मैं यहाँ पर रखूँगा x2 1 और सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज 0। और ऐसी x4 में करूँगा, ऐसी x5 में करूँगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है देखिए, जब मैं x2 निकालता हूँ, मतलब यहाँ पर जब 2 है तो मैं 1 तक में न्यू वैल्यू रखता हूँ और 2 और उसके बाद में पुरानी वैल्यूज। ठीक है, जब मैं 3 के लिए निकालता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, 3 - 1 मतलब 2 तक में मैं न्यू वैल्यू रखता हूँ और उसके बाद में पुरानी वैल्यू। इसी प्रकार से मेथड चलता जाता है। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ मान लीजिए, ठीक है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में, तब क्या हो रहा है, मैं जब x2 की वैल्यू निकाल रहा था तब मैंने x1 की भी फर्स्ट इटरेशन से वैल्यू, x2, x3, x4, x5 की वो वैल्यूज़ रखी जो मैंने फर्स्ट इटरेशन से, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से फाइंड की थी। लेकिन गॉस सीडल क्या बोलता है, यदि आपको x1 की वैल्यू लेटेस्ट मिल चुकी है, जैसे यहाँ पर मुझे मिल चुका है x1 2, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, x1 2 पुट कर दूंगा, बाकी x2 ये सब में 1 ही रहेगा। जैसे ही मैं 3 में पहुंचता हूँ तो 3 - 1 कितना होता है, 2। तो पहली दो वैल्यूज़ मुझे न्यू रखनी पड़ेगी, मतलब x1 2, x2 2। तो यहाँ पर x1 2, x2 2 हो जाएगा। और थर्ड ये है तो थर्ड से आगे की वैल्यूज़ में पुरानी वैल्यूज़ रहेंगी। ये होता है गॉस सीडल मेथड। देखिए सेम चीज़ मैंने यहाँ पर करके दिखाया है नए वाले में, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन लिखा है मैंने, मेथड है अपना गॉस सीडल का। जैसे ही मैं x1 की थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू ले रहा हूँ, x1 मतलब पहला वेरिएबल, 3 मतलब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। फंक्शन हमारा f1 था, ठीक है। x1 की वैल्यू मैं कौन सी रखूँगा, जो सेकंड इटरेशन से मिली है, x2 की वैल्यू, x3, x4, x5 की वैल्यू जो मुझे सेकंड इटरेशन से मिली है, इसलिए मैंने 2 2 2 2 लिखा है। जब मैं x2 निकालने के लिए पहुंचूंगा तब मैं फंक्शन f2 लिखूंगा। अब x1 की मैं कौन सी वैल्यू लिखूं, 2 2 2 2 2 लिखना है क्या, नहीं भाई, मुझे x1 की थर्ड वैल्यू मिल चुकी है तो मैं x1 की थर्ड वैल्यू लिखूंगा। लेकिन मुझे x2 की अभी तक कोई वैल्यू नहीं मिली थी, तो मैं x2 निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे x2 की पुरानी वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी, x3 की, x4 की, x5 की पुरानी वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। ये कहाँ से मैं लिखता हूँ, यदि ये 2 है तो 2 और उसके आगे से सारी वैल्यूज़ पुरानी वैल्यू रहेंगी और इसके पहले की सारी वैल्यूज़ न्यू वैल्यूज़ रहेंगी। जैसे मैं x3 निकाल रहा हूँ तो f3 लिखा मैंने, f3 का फंक्शन x1, x2, x3, x4, x5। x1 कौन सा रहेगा, न्यू वैल्यू रहेगा, तो वह न्यू वैल्यू x3। x2 में कौन सी वैल्यू रहेगी वो भी मैं निकाल चुका हूँ, तो उसकी भी न्यू वैल्यू। लेकिन x3 तो अभी मैं निकाल रहा हूँ, तो इसकी पुरानी वैल्यू, इसकी पुरानी वैल्यू, इसकी पुरानी वैल्यू। ठीक है, आप समझ में आ रहा है इसको, ये चीज़। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है इसके पहले तक की सारी वेरिएबल्स की न्यू वैल्यू और यहाँ से लेकर उसके बाद की सारी वेरिएबल की पुरानी वैल्यूज़ लिखनी पड़ती हैं। सिमिलरली x4 में किया है, सिमिलरली x5 में किया है। यदि मैं 4 में करता हूँ तो जल्दी जल्दी कर देता हूँ, x1 3, x2 3, x3 3, लेकिन जैसे ही मैं 4 पहुँच रहा हूँ तो 2 2 आ जाएगा। जैसे ही मैं x5 निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, x1 3, x2 3, x3 3, x4 3 और x5 की सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे न्यू वैल्यूज़ मिली जो ज़्यादा करेक्ट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो मुझे मिलेंगी गॉस सीडल मेथड से, जिसमें मैंने हर बार किया है लेटेस्ट वैल्यू को यूज़ किया है। ठीक है, हर बार आई हैड यूज द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो इस केस में मुझे ज़्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और इसमें कन्वर्जेंस बहुत फास्ट होता है, नंबर ऑफ इटरेशंस कम लगते हैं। ठीक है, मान लो अब इसी मेथड को मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, गॉस सीडल मेथड को जनरलाइज्ड वे में लिखता हूँ। अभी मैंने क्या लिया था, बसेस के नंबर जो लिए थे, वेरिएबल जो लिए थे वो 5 लिए थे, अब मैं लेता हूँ n। ठीक है, मैंने क्या लिया है, n हमारे पास वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है, तो उसमें से जनरल वेरिएबल मैं यहाँ पर 1 2 3 4 जैसे लिख रहा था अभी तक मैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख रहा था, या ना, यहाँ पर भी मैंने 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स लिए थे। अब मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं सिंपल उसको i नाम दे दूंगा। तो i की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। ठीक है, तो x i के का फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं। जब मैं x5 लिखता था तो f5 लिखता था। ठीक है, तो यदि मैं xi लिख रहा हूँ तो fi होगा उसका नंबर, फंक्शन का नंबर। वेरिएबल्स कितने होंगे, 1 2 3 4 अप टू xn होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन फंक्शन जो शुरू में हमको एकदम दिया रहता था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में जो दिया रहता था ये वो फंक्शन है, अब उसी को मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया है, ये हो गया। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैसे लिखते थे अपन, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में क्या लिखते थे अपन, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में हम सब में 0 0 0 0 0 की लिखते थे, मतलब अज्यूम्ड वैल्यू लिखते थे।
तो यहाँ पर भी जब अपन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिखेंगे तो x1 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन x1 0, x2 0, x3 0 वहीं से कॉपी किया है। x2 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये देखिए मैंने यहीं से कॉपी किया है f2, ठीक है, ये यहीं से मैंने कॉपी किया है। लेकिन जैसे ही मैं x2 लिखूंगा तो x1 की न्यू वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाकी सब 0 0 0 रहेंगे, 0 0 0 दिख रहा है, लेकिन f2 में x1 जो रहेगा वो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रहेगा। मतलब यदि यहाँ 2 है तो 2 - 1 में लेटेस्ट वैल्यू और 2 और उसके बाद की सारी वैल्यूज ओल्ड वैल्यूज। सिमिलरली मैं x1 x2 x3 x4 करते हुए जब मैं ith बस्त पे आऊँगा, ith वेरिएबल पे आऊँगा, ठीक है, जो कि एक जनरल वेरिएबल है, तो फंक्शन fi हो जाएगा। तो इस नंबर के पहले, ये जो नंबर है इस नंबर के पहले के सारे वेरिएबल्स में लेटेस्ट वैल्यू और इस नंबर और इसके बाद के सारे में ओल्ड वैल्यू। जैसे x1 में फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में 1, x2 में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x2 में भी 1 डैश 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 डैश, xi में कौन सा होगा, ठीक है, xi - 1 है ये, xi - 1 में भी फर्स्ट और xi में ओल्ड वैल्यू अप टू xn में ओल्ड वैल्यू। ये हो गई हमारी एक जनरल वेरिएबल की अप्रॉक्सीमेशन फर्स्ट। इसी जनरल वेरिएबल का मैं सेकंड अप्रॉक्सीमेशन करूँ तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, x2 1 करूँगा तो f1 आएगा, ठीक है, x1 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, x2 का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि यहाँ पर हमको सब मिल गया है, x1 का, x2 का, xi का, अप टू xn का अपने को फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिल गया है, तो सारी वैल्यूज़ का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मैं लिख दूंगा। ये हो जाएगा मेरा x1 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, x1 की सेकंड वैल्यू, क्योंकि ये सेकंड है, ठीक है। यही सेकंड यहाँ जा रहा है, देखिए जा रहा है, यही सेकंड यहाँ आ रहा है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। x2 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जब मैं लूँगा तो x1 x2 अप टू xn आएगा, लेकिन x1 की लेटेस्ट वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है x1 2, तो वो x1 2 लिखूँगा, लेकिन x2 के आगे से सारी पुरानी वैल्यूज़, ये पुरानी वैल्यूज़ को ही मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ये x2 ये 2 आता है तो 2 के आगे से सारी वैल्यूज़ पुरानी वैल्यूज़ और 2 के पहले की सारी वैल्यूज़ न्यू वैल्यूज़। वैसे ही मैं यदि सेकंड अप्रॉक्सीमेशन ith नंबर पे लेता हूँ, क्योंकि i को अपन जनरल क्वांटिटी ले रहे हैं, तो क्या होगा, f i, क्योंकि i नंबर का फंक्शन होगा, x1 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, x2 का सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि ये हम फाइंड कर चुके हैं, xi - 1 का भी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि i से पहले तक के सारे में अपन लेटेस्ट वैल्यू लेते हैं, तो लेटेस्ट कौन सा है, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन है, तो हमने ले लिया। और xi और उसके बाद के सारी वैल्यूज पुराने, तो ये पुराना क्या था, 1 1 1 था पुराना, ये पुराने अप्रॉक्सीमेशन। अब मान लो मैंने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, फिर मैं थर्ड करूंगा तो सिमिलर वे में थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा। मान लो एक जनरल नंबर अपन केथ अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, केथ इटरेशन में पहुंचता हूं, जो के नंबर का इटरेशन है, तो कैसा होगा, xi, क्योंकि i नंबर की बस है उसमें केथ अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ, ये सेकंड से यहाँ 2 आया था, ये सेकंड से यहाँ 2 आया था, वैसे ही ये के जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा अपना, ठीक है। तो x1 की केथ वैल्यू, x2 की केथ वैल्यू कहाँ तक जाएगी, i यदि ये है तो i - 1 तक ये लेटेस्ट वैल्यू जाएगी, तो xi - 1 तक ये लेटेस्ट वैल्यू जाएगी के अप्रॉक्सीमेशन की, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं xi में पहुंचूंगा तो पुराना अप्रॉक्सीमेशन मेरे को लेना पड़ेगा, और x प्लस मतलब i + 1 में भी पुराना, और अप टू लास्ट के वेरिएबल तक मुझे पुराना अप्रॉक्सीमेशन ही लेना पड़ेगा। तो ये होता है अपना उसका जनरल फार्मूला गॉस सीडल मेथड का। ये अपन कब तक करते हैं, जब तक कि हमको फेयर डिग्री ऑफ मतलब एक्यूरेसी न मिल जाए। जब हमको फेयर एक्यूरेसी या हमारी डिजायर्ड एक्यूरेसी मिल जाती है तब अपन ये आगे कैलकुलेट करना, तो के से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन अपन उसके बाद नहीं लेते। ये कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से ये फाइंड होता है। ये क्या है, डेल्टा xi, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू में चेंज किसमें किसमें, केथ इटरेशन में और के से पहले वाले इटरेशन में, ठीक है। मान लो मैंने 3 इटरेशन लिए हैं, टोटल, ठीक है। 3 इटरेशन में ये वाला क्या होगा, इसकी थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड इटरेशन में मिली हुई वैल्यू। यदि दोनों का जो डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से, पर्टिकुलर एक्यूरेसी से यदि हमारा मतलब एरर से कम आ रहा है तो अपन वहीं पर स्टॉप कर देंगे। यदि उस एरर से कम नहीं आ पा रहा है तो अपने को एक इटरेशन और करनी पड़ेगी। मतलब यदि मैंने 3 इटरेशन किए थे तो मुझे चौथी भी करनी पड़ेगी। मान लो मैंने 7 इटरेशन किए थे तो मुझे 8वीं इटरेशन भी करनी पड़ेगी। तब तक करनी पड़ेगी जब तक कि ये डेल्टा xi की वैल्यू जो है वो एरर से कम ना हो जाए। और xi कैसे निकालेंगे, वो इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। तो ये हो गया ऑल अबाउट द गॉस सीडल मेथड। गॉस सीडल मेथड जो होता है वो गॉस मेथड का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। गॉस मेथड पहले मैंने आपको समझाया, इस प्रकार से अपन नई नई वैल्यूज निकालते जाते हैं और हर नई वैल्यू को फिर से उस पुराने फंक्शन में रखते हैं
तो अपने को और नई वैल्यू मिलती है। ऐसे करके फिर उस नई वैल्यू को फिर अपन पुराने फंक्शन में रखते हैं तो और ज़्यादा नई वैल्यू मिलती है। ये नई वैल्यू अपन कब तक निकालते हैं, जब तक कि हमारा जो एक्यूरेसी है वो हमारे डिसायर्ड वैल्यू तक न मिल पाए। गॉस सीडल में क्या करते हैं, गॉस सीडल में बस ये थोड़ा सा अंतर था जो आप लोगों ने देखा कि हर बार पुरानी वैल्यूज़ को नहीं रखते हैं, बल्कि जो वैल्यू हमको लेटेस्ट में मिली है उस वैल्यू को रखते हैं, जो वैल्यू हमको लेटेस्ट में मिली है उस वैल्यू को रखते जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल एक्सप्रेशन। तो हो सकता है इसको पहली बार पढ़ने में आप लोगों को थोड़ी सी समस्या हो, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए एकदम, है ना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।